मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। 2 से 3 खबरें मेरे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बड़ी अहम खबरें हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे किस्सा एक टेबल का, उस टेबल के साथ रखी हुई एक चेयर का, उस चेयर पर बैठे हुए एक शख्स का जिसको गायब कर दिया गया। वो मिसिंग पर्सन कौन है, वो टेबल और वो चेयर कहाँ पर थी, वो लंच कौन सा था। फिर हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म साहब घबरा गए हैं। ऑपोजिशन ने कुछ ऐसी बात कह दी है कि वज़ीर आज़म हमारे घबरा गए हैं, और घबराने के बाद वो एक ऐसा स्टेप लेने लगे हैं जो तारीख का हिस्सा बनेगा, रिकॉर्ड में आएगा और हमेशा उनको हॉन्ट करेगा। वो क्या करने जा रहे हैं। और तीसरी खबर मेरे पास जो है वो है एक मौलवी और एक मिनिस्टर के बीच मैच पड़ चुका है कि औरत मार्च नहीं मनाया जाएगा या औरत मार्च मनाया जाएगा। वो जो मैच है वो किन दो लोगों के बीच पड़ा है, इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो लंच कौन सा था, वो टेबल कौन सी थी, और उसके साथ रखी हुई चेयर पर कौन बैठा हुआ था जिसको मिसिंग पर्सन बनाया गया, यानी जिसको वहाँ से हटा दिया गया या जिसको वहाँ से गायब कर दिया गया। देखिए, आपको याद होगा अपने प्रीवियस ब्लॉग में हमने बात की थी, बिल गेट्स यहाँ पर आए, उनके लिए एक लंच का एहतमाम किया गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर और इसके अलावा कुछ कैबिनेट के मेंबर्स, मिनिस्टर्स और ये सब लोग मौजूद थे। और उसमें हमने कंडेम किया था, हमने बात ये की थी कि इसमें कोई खातून क्यों नहीं शामिल, कि इतना इतना ज़्यादा ये गलत इन्होंने इमेज दिया पाकिस्तान का। क्या इमेज किया, क्या एक परसेप्शन आपने जो है क्रिएट किया बिल गेट्स के सामने कि एक लंच उनके लिए कंडक्ट करें और उसमें एक भी खातून शामिल नहीं करें। तो ये तो हमने इसको तो इसकी मजम्मत की थी, लेकिन अब उसमें से एक और चीज़ भी निकल कर सामने आ गई है और सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बन गया, टॉक ऑफ द टाउन बन गई ये खबर। तो जब हमने ट्रेंड देखा तो उसमें नज़र आए ट्रेंड DGISI, तो हमने कहा कि भाई ये ट्रेंड जो है ये कौन सा बना हुआ है। तो द करंट की इन्वेस्टिगेशन जो उसके मुताबिक वो जो टेबल है, वो जो लंच दिया गया है, उस टेबल के साथ जितनी भी कुर्सियाँ उस पर हमें लोग बैठे हुए नज़र आ रहे हैं। ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन एक चेयर ऐसी है जिसके ऊपर कोई नहीं बैठा हुआ, वो खाली पड़ी है। अच्छा, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि दायरा भी लगा हुआ है। तो हुआ कुछ यूँ है, कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर कोई बैठा हुआ था, और लगता है ऐसा है कि ये पिक्चर उस वक्त उतारी गई है कि जिस वक्त वो जो वहाँ पर शख्स बैठा हुआ है वही बात कर रहा है, क्योंकि लोग उसी चेयर की तरफ मुड़ के देख रहे हैं। और अब ये बात कही जा रही है, ये चीज़ सामने आ रही है कि जो शख्सियत वहाँ पर बैठी हुई थी वो DGISI थे, और उनको उसमें से फ़ोटोशॉप करके इस फ़ोटो को उनको इसमें से गायब कर दिया गया। तो वो जो मैंने कहा था ना कि मिसिंग पर्सनस का जो मामला है, तो लेकिन यहाँ पर जो मिसिंग पर्सन है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उनको मिसिंग किया गया। क्या ये बात है, इसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि जब वो आए थे तो उसी वक्त ऐसी खबरें भी आई थी, जिसमें अंसार अब्बासी की भी एक स्टोरी थी कि जिसमें ये बताया गया था कि वो ये नहीं चाहते कि पहले की तरह जो है हर रोज़ एक नई खबर आ रही हो जिसमें उनकी तस्वीरें भी चल रही हों, उनकी खबरें भी चल रही हों, और फिर आपको पता ही ना पहले क्या क्या तमाशा लगता रहा, क्या क्या कुछ होता रहा। बड़ी नेगेटिव रिपोर्टिंग, बड़ी एक जो पोर्ट्रे किया गया, और जाहिर है हो भी सब यही सब कुछ रहा था, जो हो रहा था उसी को पोर्ट्रे करना था। तो ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए कि जिसकी वजह से जब से वो आए हैं, अगर आप देखें तो जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, मसलन प्राइम मिनिस्टर के साथ कोई मीटिंग होती है, शामिल उसमें वो भी होते हैं जो बाद में पूरी डिटेल सामने आती है कि जी ये लोग उनसे मिले, लेकिन तस्वीर में वो मौजूद नहीं होते, पिक्चर में वो मौजूद नहीं होते, कोई उनकी पिक्चर्स नहीं आ रही, कुछ नहीं, कोई ख़बर भी नहीं आ रही। तो क्या उनको उसमें से इसलिए फ़ोटोशॉप इस पिक्चर को किया गया है कि उनके क्योंकि ऑर्डर्स हैं तो गवर्नमेंट को ये मालूम है, तो गवर्नमेंट ने जो है वो खुद से ही उनको वहाँ से फ़ोटोशॉप किया हो कि भाई वो नज़र ना आए। अच्छा, वैसे तो इसका तरीका ये भी हो सकता था कि उसको ब्लर कर देते, लेकिन ब्लर करने में मसला ये हो सकता था कि अगर तो उन्होंने वर्दी पहनी हुई थी तो जाहिर है कि यूनिफॉर्म तो नज़र आता, तब भी तो पता तो चल जाता कि कौन बैठा हुआ है, अंदाज़ा हो जाता। शायद इस वजह से वो पूरा ही फ़ोटोशॉप इस तरीके से किया गया कि बंदे को ही वहाँ से उड़ा दिया गया, उनको मिसिंग पर्सन बना दिए इन्होंने, देख लें क्या किया है। तो ये ख़बर जो है वो बड़ी वायरल हो रही है। अब हम ये नहीं जानते कि क्या, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई स्टैंड नहीं आ रहा, लेकिन आ जाएगा अब, क्योंकि ये खबर जो है वो फैल चुकी है और हर कोई इसके ऊपर बात कर रहा है, ये सही है गलत है क्या है, लेकिन बात हो रही है इसके ऊपर। तो यकीनन किसी ना किसी की तरफ से तो इस पर बताया जाएगा, या ना भी बताया जाए तो देखिए हम ये तो जानते ही हैं। अब हुकूमत को उन्होंने उस वक्त कहा या पहले से क्योंकि ऑर्डर्स आए हुए इस वजह से ये किया गया, लेकिन बहरहाल इसी वजह से लगता ऐसे ही है कि इस वजह से ऐसा किया गया। अच्छा, इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ इसलिए किया गया ताकि लोगों को ये पता ना चले, या पता चल भी जाए लेकिन उनकी जो पिक्चर है वो ना आए। और हुआ क्या है कि जैसे ही ये छुपाने की बात की गई तो उससे कहीं ज़्यादा ये बड़ी खबर बन चुकी है
यानी वैसे अगर वो बैठे होते तो एक आम सी खबर बनती ना कि भाई ठीक है ये लोग थे, उसमें ये भी थे। इतनी बड़ी खबर, लेकिन अब ज़्यादा बड़ी खबर बन रही है। तो मैं पाकिस्तान में जो है ना, वो हमारे मुल्क में कोई ना कोई ड्रामा जो है ना वो चलता ही रहता है। कोई खबर आए और फिर उसके ऊपर कुछ और ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो अब पहले तो शायद ये खबर नॉर्मल रहती कि सब लोगों ने जिन्होंने लंच अटेंड किया उसमें ये लोग शामिल थे और उसमें जो है वो डीजी भी थे। लेकिन अब ये खबर उससे कहीं ज़्यादा बड़ी बन चुकी है कि जनाब वहाँ पर कोई बंदा मौजूद था और कहा यह जा रहा है कि ये वो हो सकते हैं और उनको इसमें से उड़ाया गया। एक तो ये स्टोरी जो मैं आपको बताना चाहती थी। दूसरी खबर, वज़ीर आज़म साहब घबरा गए हैं। वज़ीर आज़म साहब क्यों घबराए हैं, किस तरीके से घबराए हैं? वज़ीर आज़म साहब का पोर्टफोलियो है प्राइम मिनिस्टरशिप का, यानी वो एज ए प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे हैं, लेकिन वो अपने पीएम के पोर्टफोलियो से नीचे उतरकर अब जलसे जुलूस करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ना, पीएम को तो ये सूट नहीं करता कि वो काम छोड़ के जलसे जुलूसों में लग जाए। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके जो 1.5 से 2 साल रह गए हैं, एक तो ऑलरेडी उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, वो खुद भी मानते हैं, ये बात एडमिट करते हैं कि वो नहीं कर पाए जो वो करने के लिए आए थे। तो ये तो टाइम वो है कि जब उनको लग कर जो कुछ वो कर सकते हैं वो करना चाहिए, ताकि वो इलेक्शन के वक्त में लोगों के पास पहुंच सकें कि देखिए मैंने ये किया। वैसे तो खैर 1.5-2 सालों में और क्या हो सकता है मुझे बताइए, जो 3-3.5 सालों में नहीं हुआ वो अब कैसे हो सकता है, ये वो जानते हैं। उनको ये शायद पता चल गया है कि नहीं, उनके बस का काम नहीं है, इन तिलों में तेल नहीं है। जो उनके साथ लोग हैं वो शायद अब भी ना कर पाएँ, हमसे ना हो सकेगा। तो क्या इस वजह से अब वो जलसे जुलूसों में शामिल हो चुकी हैं? इसकी वजह ये है कि जो अपोजिशन है, राना सनाउल्लाह की तरफ से जो बयान आया है कि अपोजिशन ने अपने मेंबर्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनके मेंबर्स पूरे हैं नो कॉन्फिडेंस वोट लाने के लिए। यानी अपोजिशन का कहना यह है कि यानी जो नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा वो कामयाब होगा और पीएम को उतार देंगे वो। मुझे लगता है कि अंदर कहीं पीएम को ये बात पता है और उनको भी ये शक गुजरा है या उनको ये महसूस होना शुरू हो गया है कि ऐसा हो सकता है कि ये कामयाब हो जाएं। इसकी वजह ये है, एक तो ये कि मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, इसकी एक वजह तो ये है कि उन्होंने जो जलसा किया उसमें जो तकरीर की वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थी और उस तकरीर में वो लोगों से ही कह रहे थे कि देखो ये सब मुझे मिलकर उतारना चाहते हैं, मेरे पीछे पड़ गए ये सब, अब ये सब मिलकर मुझे उतारेंगे, मुझे निकालेंगे यहाँ से और मुझे निकालना चाहते हैं। यानी वो शिकायत कर रहे हैं। तो जब कोई कमज़ोर हो जाए, कोई बहुत वीक हो जाए बंदा, तो वो कहता है कि देखो यार मेरे साथ क्या कर रहे हैं ये लोग, देखिए मेरे पीछे किस तरीके से पड़ गए हैं, ये तो मुझे उतार के दम लेंगे। जिस तरह उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये हुकूमत ख़त्म हो जाए, अब ये जल्द से जल्द ये हुकूमत ख़त्म करना चाहते हैं। तो उसका मतलब ये है कि उनको ये पता चल गया है कि वो ये टर्म शायद पूरी ना कर पाएँ। तो वो ये वाला लहजा, अच्छा अब वो लोगों से ये क्यों कह रहे हैं? लोगों से वो इसलिए कह रहे हैं कि आपने मेरा साथ देना है। अब वो किस लिए निकले हैं इस वक्त? हालांकि उनका टाइम ये है कि अभी वो भरपूर काम करें, वो जो मसाइल हैं लोगों के वो हल करें, वो अपने काम पर, लेकिन वो जलसों में निकल गए हैं, जो कि ये मेरा नहीं ख्याल ये बनता है इस वक्त ऐसा। लेकिन उनको ये पता है कि आगे उन्होंने लोगों के पास जाना है और उनको इतनी जल्दी है इस चीज़ की कि जब वो इलेक्शन के टाइम पे निकलेंगे तो तब तो तमाम जमातें निकल चुकी होंगी। जलसे में उन्होंने 2-3 बहुत बड़ी बड़ी अपनी खामियां और अपनी गलतियों को एडमिट कर लिया। उन्होंने कहा कि मैं एडमिट करता हूं कि मैंने नवाज शरीफ को बाहर भेजा और वो भेजना मेरी गलती थी। अच्छा, इसमें भी एक और गलती शामिल है, वो क्या कि इससे पहले ये कहते रहे हैं कि नवाज शरीफ को मैंने तो बाहर नहीं भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि उस वक्त क्या आप डरे हुए थे कि आपने नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया क्योंकि आप नवाज शरीफ से डरे हुए थे। लेकिन अब और दरमियान में आप कहते रहे कि ये हो गया वो हो गया, मैंने कहाँ भेजा वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। अब जब सर पे आ पड़ी है तो आपको लोगों के सामने ये एडमिट करना पड़ रहा है कि नवाज शरीफ को आपने ही बाहर भेजा था। और अगर आपने नवाज शरीफ को बाहर भेजा था तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उनसे डर रहे थे और आपको ये पता था कि अगर ये बात सही कही जाती है फिर कि अगर नवाज शरीफ मुल्क में होते तो वो तो बहुत बड़ा ख़तरा थे। तो कभी भी इमरान खान नहीं चाहेंगे कि वो मुल्क में हों और वो उनके हुकूमत में जो है वो रैलियाँ हो रही हैं और जलसे हो रहे हैं और उनकी वजह से खप पड़ी हुई हो, तो इस वजह से आपने बाहर भेजा, डर के भेज दिया बाहर जाने। और दूसरे एडमिट उन्होंने ये की कि मैं ये नहीं कंट्रोल कर पाया, जो है उसमें मैं बेबस हूँ महंगाई के सामने। तो वो बेबस नज़र आते हैं महंगाई के सामने। और बहुत सारी ऐसी बातें कि वो तो हम हर पॉइंट पे बात करने के लिए बैठेंगे तो जो हमारा प्रोग्राम है वो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन उन्होंने बहुत सारी बातें उसके अंदर ऐसी की हैं जिससे ये पता चला है वज़ीर आज़म साहब आप घबरा गए हैं। आप आवाम को ये मशवरा देते देते कि घबराना नहीं है, आप घबरा चुके हैं। और इसी घबराहट में जो वो अब स्टेप लेने जा रहे हैं वो क्या है, मैं आपके सामने वो रखूँगी। जाहिद गशकोरी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये बताया गया है कि वज़ीर आज़म
नो कॉन्फिडेंस वोट के सामने अपने हथियार के तौर पर जो टूल अब इस्तेमाल कर रहे हैं उसको रोकने के लिए वो ये है कि वो अपनी कैबिनेट में ऐड कर रहे हैं लोगों को, 3 मेंबर्स वो ऐड कर रहे हैं। और इसकी वजह से उनकी कैबिनेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कैबिनेट बन जाएगी, लार्जेस्ट कैबिनेट ऑफ हिस्ट्री इन पाकिस्तान। इमरान खान की कैबिनेट हो जाएगी अगर वो 3 मेंबर्स को शामिल कर लेते हैं। अभी 56 मेंबर्स हैं और इसके बाद जब वो 3 को और शामिल करेंगे तो 59 मेंबर्स हो जाएंगे ये। तो ये बात इमरान खान को याद रखनी चाहिए कि इक़्तिदार में आने से पहले, प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उनका ये बहुत बड़ा स्टैंड था कंटेनर के ऊपर कि जब मैं आऊँगा तो ये लोग तो इतनी बड़ी बड़ी कैबिनेट्स लेके बैठते हैं, इतना खा जाते हैं, खिलाते हैं इनके, तो मैं तो छोटे सी कैबिनेट बनाऊंगा, मैं थोड़े से लोग रखूंगा, थोड़े से लोगों के साथ मैं काम करूंगा। एक तो आपने ऑलरेडी उससे उलट किया कि 50 इतनी बड़ी कैबिनेट बनाई हुई है। मुझे तो उस दिन मैंने अभी जब आपसे बात की चाइना विजिट के हवाले से जो ब्रीफिंग थी उसमें उन्होंने कहा, जब ये बात कही, मेरी छोटी सी कैबिनेट, मुख्तसर सी टीम, उस मुख्तसर टीम में इस वक्त भी 56 मेंबर्स काम कर रहे हैं, जिसमें उनके स्पोक्स पर्सनस भी हैं, जिसमें उनके मिनिस्टर्स भी हैं, जिसमें उनके एडवाइज़र्स भी हैं, ये सब मिलाकर। और अब अगर वो 3 और को शामिल कर लेते हैं इस वजह से कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट को तोड़ सकें, उसके खिलाफ अपनी ये स्ट्रेंथ दिखा सकें, तो उनकी कैबिनेट पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट बन जाएगी। और वो कैबिनेट अगर ये एक्सपेंड करते हैं तो कहा जा रहा है कि इमरान प्लान्स कैबिनेट एक्सपेंशन टू फोर्टिफाई अगेंस्ट नो ट्रस्ट मूव। तो मैंने आपको बता दिया कि जाहिद गशकोरी की ये रिपोर्ट है, इसमें ये बताया जा रहा है। अब अगर वो वाकई मतलब लगता है कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन उनको ये याद रखना चाहिए कि ये जो काम वो करेंगे ये उनको हॉन्ट करेगा, क्योंकि फिर अब ये लिखा जाएगा कि वो तो आए ही इसी स्टैंड पे थे कि कम से कम लोगों के साथ काम करेंगे और उनकी कैबिनेट ही सबसे बड़ी लार्जेस्ट कैबिनेट कहलाएगी। अच्छा जी, अब आते हैं अपनी तीसरी खबर की तरफ। नूरुल हक कादरी, मौलाना साहब जानते हैं आप, रिलीजियस अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं हमारे, वही वाले जिन्होंने जो एंटी फोर्स्ड कन्वर्जन बिल जो था वो आ रहा था, यानी कि फोर्स्ड कन्वर्जन जो है उनको रोकने के लिए डॉक्टर रमेश कुमार हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बताया था। तो उसको रोकने के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो उन्होंने अपना रोल प्ले किया था कि नहीं ये वाला जो है ये बिल ना आए। तो अब नूरुल हक कादरी ने पीएम को, वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है, एक लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा है कि औरत मार्च ये जो डे है ये ना मनाया जाए और विमेंस डे पर उन्होंने कहा पाबंदी लगाई जाए। और जब इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए तो उसी दिन उसके मुकाबले पर हया डे मनाया जाए। हया डे यानी शर्म का दिन। तो भाई हया डे मनाने का अगर आपको शौक़ है और ख़वातीन को बुरके पहना दिए जाएं, उस दिन सब ख़वातीन बुरके पहन कर निकलें और उन्होंने जो है वो आंखों पे पट्टियां बांध लें, मुंह पे वो जिप लगा लें और फिर बल्कि निकले भी कि वो घरों में बैठ जाएं, घरों में भी, घरों के अंदर भी उनको बुरके पहना दें आप कि वो कुछ कहने जोगी ना रहे, कोई बात करने वाले। तो भाई इतनी अगर शर्म की बात है, इतनी हया की बात है, तो ऐसा क्यों नहीं करते? अगर आपको लगता है कि ख़वातीन बाहर निकलती हैं औरत मार्च वाले दिन, उनको हया, आपको हया आती है उससे, तो आप हया डे मनाएं, खुद क्यों नहीं बुरके पहन लेते? भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ख़वातीन को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप बुरका पहन लो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई आप जो मर्ज़ी पहने। कभी किसी खातून ने कहा है कि आपने ये क्यों पहना, ये क्यों पहना है? कभी कहा जी आप पगड़ी ये वाली पहनते हैं, आपने दाढ़ी रखी हुई है, आपने जो है ये चीज़ पहनी हुई, वो कभी नहीं कहा। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म को ये लेटर लिखा। अब इसके मुकाबले पर फवाद चौधरी खड़े हो गए। फवाद चौधरी ने स्टैंड लिया और उन्होंने ये कहा है कि ये गलत है, ये जो बात कही जा रही है कि विमेंस डे ना बनाया जाए, उसके ऊपर पाबंदी लगाया जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को हक है वो जो मर्ज़ी पहने और जैसा मर्ज़ी पहनावा पहने, उसको आज़ादी हासिल है और विमेंस डे जो है वो होना चाहिए, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अच्छा, जब नूरुल हक कादरी से ये सवाल किया गया कि आप क्यों खिलाफ हैं विमेंस डे के, ये जो मनाया जाता है औरत मार्च, आप इसके क्यों खिलाफ हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें स्लोगन्स ऐसे लगाए जाते हैं तो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, मैं इसलिए इसके ख़िलाफ़ हूँ। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो कौन सा स्लोगन है बताइए जो इस्लाम के ख़िलाफ़ लगाया गया है, तो उनके पास वो कोई जवाब नहीं दे सके। उनके पास वो कोई ऐसा स्लोगन नहीं ला सके, कोई स्लोगन नहीं ढूंढ सके जिसको बताते कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है, बस सिर्फ ये कहते रहे कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। तो प्रॉब्लम यह है कि जब तक यहाँ से ये जो मौलवी माइंडसेट है ये ख़त्म नहीं होगा ना, तो आप अपने पाकिस्तान को, अपने मुल्क को आगे नहीं ले जा सकते। अब देखें क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर उनकी बात मान लेते हैं। वैसे तो हम जानते हैं कि हमारे वज़ीर आज़म साहब कौन से वो उनकी सोच इससे कुछ मुख्तलिफ है, वो तो खुद ही कहते रहते हैं कि ये सब कुछ जो होता है जराइम, ये तो ख़वातीन की वजह से होते हैं, इनके कपड़ों की वजह से होते हैं। तो हो सकता है कि वो बैन कर दें, हो सकता है वो पाबंदी लगा दें, तो अच्छी बात है, ये लगाएं तो सही। ज़रा पाबंदी इसकी वजह ये है कि फिर ये तो ख़वातीन को खड़े होने का मौका मिलेगा ना। फिर आप देखिएगा कि इसकी फ़ाइट कैसे होती है विमेंस डे के लिए।
कितनी ज़बरदस्त फ़ाइट होगी इसके लिए, आप ये भी देखिएगा, क्योंकि ये किसी भी सूरत जायज़ नहीं, कोई एक्सेप्टेबल ही नहीं है कि आप इस तरह की कोई हरकत करें। तो ये मैंने कहा था कि मैच पड़ चुका है। अच्छा, फवाद चौधरी जो है उनका मैच पहले भी मौलवियों से बहुत पड़ता है। वो जब रमज़ान का चाँद देखना होता है ना, तो मौलवी हज़रात वो लंबी लंबी चाँद को देखने के लिए, लगता है चाँद को जो है वो धमाके से फाड़ने के लिए उन्होंने कोई दूरबीनें लगाई होती, इतनी लंबी लंबी, और अपने उनके जो ऐनकों के नंबर होते हैं, कोई 10-10 20-20 नंबर की ऐनक होती है, तो वो लोग खड़े होकर चाँद देख रहे होते हैं। भाई जो कैलेंडर है आप उसके तहत चलें, सब काम जो आप इंग्लिश कैलेंडर से करते हैं, और इसका एक नए साइंटिफिक तरीके आ चुके हैं चाँद देखने के। इस पर आप क्या ज़रूरत क्या है आपको बैठने की? तो फिर इससे जो उनका बिज़नेस है वो थोड़ा सा ज़रा उनको जाता हुआ अपने हाथ से नज़र आता है मौलवियों को। भाई तालिबान की हुकूमत सिर्फ अफ़गानिस्तान में थोड़ी है, यहाँ पर भी है, ये नज़र आ रहा है। इन इकदाम से अगर अब प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो ये वाला कदम उठा लेते हैं, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर भी तालिबान की ही हुकूमत है। इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होगी। टेक केयर एंड गुड बाय।